हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आप लोग न्यूज़पेपर में, जिसके बारे में न्यूज़पेपर में और आप खबरों में भी देखते रहते होंगे। आज हम लोग बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। इसे हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। ठीक है, इसे बेटा डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। आप लोग रेगुलर जब न्यूज़ पढ़ते होंगे या न्यूज़ देखते होंगे तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि चाहे मर्डर का केस हो, चाहे रेप का केस हो, चाहे फैमिली डिस्प्यूट का केस हो, इस तरह के केसेस में आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि कोर्ट क्या ऑर्डर करती है। कोर्ट ऑर्डर करती है कि फला फला शख्स का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराई जाए। आखिर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है? देखो ऐसे समझो, जैसे देखो आपको ये बात पता है कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि ये कोई फिंगरप्रिंट्स है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं इसका बता दे रहा हूं, जिस तरीके से फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपको पता है कि जो फिंगरप्रिंट्स जो होता है वो हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं जो आए और जो आएंगे, है ना, सबका फिंगरप्रिंट्स क्या है, सबका बेटा अलग अलग तरह का होता है। उसी तरीके से जो डीएनए में जो सीक्वेंसेस होते हैं, वो सीक्वेंसेस भी, उस सीक्वेंसेस की कुछ पोजीशन ऐसी होती है वो सबकी अलग होती है। मेरी बात समझ में आई? इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम क्यों रखा गया, मैं बता रहा हूं क्या कि जिस तरीके से हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, उसी तरीके से बेटा डीएनए के कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जो सबके अलग होते हैं। बात समझ में? जो सबके अलग होते हैं, उन्हीं सीक्वेंसेस के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, उन्हीं सीक्वेंसेस के बेसिस पे ये जो केसेस सॉल्व किए जाते हैं, उन्हीं डिफरेंट सीक्वेंसेस के बेसिस पे पता किए जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि कोई ये एक कोई सीक्वेंस है ए जी सी, सी ए सी ए टी जी। अब बेटा देखो ये वाला जो सीक्वेंस है, ये और ये जो सीक्वेंस होता है हर एक इंसान में कॉमन होगा, क्योंकि असल में ऐसा है कि लगभग 99.9% जो बेस पेयर है, बेस पेयर सीक्वेंस है बेटा, वो क्या है, सब में अलग है, सॉरी सब में सेम है, सॉरी सब में क्या होता है, सेम होता है। सिर्फ और सिर्फ 0.1% बेस पेयर जो होता है, वो उसका जो सीक्वेंस होता है वो डिफरेंट होता है। यानी मेरा, आपका, इनका, इनका, सबका क्या होगा, 99% बेस पेयर क्या होगा, सबका सेम होगा। बात याद रख समझ में? सबका बेटा बेस पेयर सेम होगा। फर्क सिर्फ कहां आता है, फर्क सिर्फ बेटा 0.1% में फर्क आता है। और इसी 0.1% के बेसिस पे मेरा फिनोटाइप अलग होगा, आपका अलग होगा, और किसी थर्ड और फोर्थ इंडिविजुअल का फिनोटाइप अलग होता है। बात समझ में आ गई? तो ये जो बात मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए ये कोई डीएनए है, मान लो मैं कह रहा हूं क्रोमोसोम नंबर 1 का डीएनए है, ठीक है, ये जो मैं दिखाया उसका सीक्वेंस ए जी सी ए टी जी। तो ये वाला जो सीक्वेंस होगा, मान लो मैं कह रहा हूं ये वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस, ये बेटा कांस्टेंट सीक्वेंस है, ठीक है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, सबका सेम होगा। आप किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी, मेरा, अपना, किसी भी थर्ड फोर्थ पर्सन का आप क्रोमोसोम नंबर 1 देखिए, उसके जो डीएनए के सीक्वेंस आप यही पाएंगे। लेकिन ये जो सीक्वेंस है, ये जो मैंने CA लिखा है, ये क्या होगा, ये मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा, किसी थर्ड पर्सन का अलग होगा, किसी फोर्थ पर्सन का अलग होगा। और यही यूनिकनेस होती है, और इसी के बेसिस पे हम किसी इंडिविजुअल को पता करते हैं। बात समझ में आई? इसी के बेसिस पे हम डीएनए फिंगरप्रिंट निकालते हैं। बात समझ में? अभी थोड़ा सा आगे चलने दो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ज्यादा चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो डीएनए सीक्वेंस क्या होता है, इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है बेटा, इसे डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक which is used to help in identification of individuals on the basis of their respective DNA profile या DNA sequence। ठीक है, डीएनए सीक्वेंस सबसे पहले किसने दिया था बेटा, 1977 में
एक महान साइंटिस्ट थे सर एलेक्स जेफरी, ये इसे नोट कर लीजिएगा, कई बार मेडिकल में पूछा है। सर एलेक्स जेफरी ने बेटा सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। इंडिया के दो साइंटिस्ट बहुत मशहूर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, एक है डॉक्टर कश्यप और दूसरा है प्रोफेसर लालजी सिंह। इनके बारे में भी काफी बार पूछा गया है। ये इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है भाई, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन किसका है? एलेक्स जेफरी का, कई बार पूछा है। एलेक्स जेफरी ने ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। इंडियन साइंटिस्ट में कश्यप है और प्रोफेसर लालजी सिंह है। इंडिया में दो लैब है, एक सीसीएमबी कहलाती है और दूसरी है सीडीएफडी, है ना। ये दोनों बेटा हैदराबाद में है ना। ये दोनों लैब हैदराबाद में भी है। सीसीएमबी मतलब सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सीडीएफडी मतलब सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक। ये जो दोनों लैब हैं, ये इंस्टीट्यूट्स हैं, ये भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए ही पे ही काम करती हैं और सीसीएमबी से रिलेटेड बेटा मेडिकल में क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो बात बेटा मैंने अभी आप लोगों को बताई कि लगभग 99.9% बेस पेयर क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल में सेम होता है। 99.9% बेस पेयर जो होता है सारे इंडिविजुअल में सेम होता है। सिर्फ और सिर्फ 0.1 बेस पेयर क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, ये सिर्फ 0.1% बेस पेयर बेटा सब हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है, लेकिन और यही जो 0.1 बेस पेयर के बेसिस पे लोगों का फिनोटाइप कैसा होता है, अलग अलग तरह का होता है। अब अगर डीएनए का आप डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करिए ना, अगर आप इसके सेंट्रीफ्यूगेशन देखेंगे तो जो ग्राफ बनेगा ना सेंट्रीफ्यूगेशन में, ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। देखिए ये क्या होगी, दिस इज मेजर पीक। दो तरह की पीक बनेगी जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे ना, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जब आप करेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जब आप करेंगे, ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन बेटा जब आप करेंगे तो मेजर पीक मिलेगा जो कि बल्क डीएनए होता है ना, बल्क डीएनए होता है। और जो मैंने आपसे क्या कहा कि ज्यादातर डीएनए कैसा है, ज्यादातर डीएनए कॉमन होता है सारे ऑर्गेनिज्म में, 99.9% ऐसा ही है। तो वो कैसा होगा, वो बेटा मेजर पीक होगा। और मैंने आपसे क्या कहा कि बहुत छोटा सा पोर्शन ऐसा होगा जो क्या होगा, माइनर पीक होगा, है ना। मेजर पीक इसे हम लोग बल्क डीएनए कहते हैं। ये क्या होता है, कॉमन इन एवरी इंडिविजुअल, ये सारे ही इंडिविजुअल में क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, दूसरा पीक क्या आया है, ये माइनर पीक आया है। माइनर पीक का मतलब बेटा ये कैसा होगा, ये सैटेलाइट डीएनए होगा। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है अभी बताते हैं, सैटेलाइट डीएनए होगा। और ये कैसा होता है, ये यूनिक होता है, यानी किसी एक इंडिविजुअल में अलग, हर एक इंडिविजुअल में कैसा होता है, ये अलग अलग होता है। बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई कि मैंने आपसे कहा कि 99% सेम होता है, 0.1% अलग होता है। अब जब आप इसका डेंसिटी जब आप डीएनए का डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो क्या होगा, दो तरह की पीक्स मिलेंगी, एक मेजर पीक होगी, एक माइनर पीक होगी। ठीक है, और माइनर पीक क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए होता है। ठीक है बेटा, माइनर पीक क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए होता है। सैटेलाइट डीएनए होता है, अभी हम आपको बताएंगे क्या होता है, हम अभी आपको बताएंगे बेटा। देखिए आगे देखते हैं। आपको यह बात पता है कि डीएनए में दो तरह के सीक्वेंसेस होते हैं, बात समझो एकदम। डीएनए में यह बात हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा कि दो तरह के सीक्वेंस होता है। एक तो एक्सॉन होता है जो कोडिंग सीक्वेंस होता है, और दूसरा कैसा होता है, दूसरा आपका नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है ना। नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ऐसा नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको पढ़ा चुका हूं बेटा, आप लोग जानते हैं, इंट्रॉन कहते हैं। अब ये जो इंट्रॉन जो होता है ना, ये जो इंट्रॉन जो सीक्वेंस होता है, नॉन कोडिंग जो सीक्वेंस होता है, याद करो स्प्लाइसिंग में नॉन कोडिंग इंट्रॉन को हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है यानी इंट्रॉन, उसमें कुछ हमें रिपीटेड सीक्वेंसेस मिलते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इंट्रॉन ही रिपीटेड सीक्वेंसेस होगा, नहीं, इंट्रॉन के कुछ पोर्शन हमें रिपीटेड सीक्वेंसेस मिलते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं क्या मतलब होता है।
टैंडम रिपीटेड सीक्वेंसेस मिलते हैं। अब पहले ये समझो क्या होता है। जैसे बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो बात बताई थी कि डीएनए का सीक्वेंस है AGC T, ठीक है, ये डीएनए का सीक्वेंस है। ठीक है, ये बेटा मैंने आप लोगों को बनाया। अच्छा, अब ये जो देखो, अगर आप इसको सीक्वेंस को देखिए जरा, है ना, मैंने आपसे क्या कहा कि इंट्रॉन के अंदर पूरा का पूरा इंट्रॉन नहीं, इंट्रॉन का कुछ पोर्शन रेगुलर रिपीट करेगा, है ना, रेगुलर रिपीट करेगा। वो जो रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं ना, वो एक दूसरे में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। देखो जैसे अगर तुम ये सीक्वेंस देखो, इसको देखो, जो ब्लैक से मैंने बनाया और इसको, ये क्या होते हैं, ये कांस्टेंट रीजन होते हैं बेटा, ये कांस्टेंट रीजन होते हैं। यानी मेरे में भी AGCT ही होगा और बाद में GAT होगा, आप में भी AGCT और लास्ट में GAT होगा, किसी और में भी देखेंगे वहां पर भी यही होगा। लेकिन ये जो है ना, ये वेरिएबल रीजन होता है। देखो बेटा यहां पर क्या है कि CA जो वो रिपीट कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है, बोलो CA। तो जो इंट्रॉन में जो होते हैं, ये जो रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं ना, CA, ये रिपीटेड सीक्वेंसेस बेटा यूनिक होते हैं किसी एक में। जैसे अगर मैं मान लो अपनी बात कहूं तो हो सकता है मेरे में 3 बार रिपीट किया हो CA, हो सकता है आपकी में CA सिर्फ 2 बार रिपीट किया हो, किसी थर्ड में हो सकता है CA 4 बार रिपीट किया हो सकता है किसी में एक ही बार हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हो सकता है किसी में ये रिपीट कर गया हो CAA। तो ये जो रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं ना, ये बेटा यूनिक होते हैं हर एक इंडिविजुअल में, और ये ट्रांसमिट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। बात समझ में आई? ये ट्रांसमिट होता है, ये जो रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं ये ट्रांसमिट होता है जनरेशन टू जनरेशन, और इसे ही हम लोग कहते हैं मिनी सैटेलाइट या VNTR। यही वो पोर्शन होता है जिसकी वजह से हम DNA फिंगरप्रिंट्स बनाते हैं। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि जिस तरीके से फिंगरप्रिंट सबके यूनिक होते हैं, उसी तरीके से ये वाला जो सीक्वेंस है, जो DNA का ये वाला जो सीक्वेंस है, वो क्या है, सब में यूनिक होता है, और इसी को हम पता करते हैं। क्योंकि और तो सब क्या है, और तो सब में सेम है, ये सब सीक्वेंस क्या है, सब में सेम है बेटा, लेकिन ये क्या है, ये वाला वो सीक्वेंस है जो सब में डिफरेंट होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इंट्रॉन में क्या हो, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होता है उसमें रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं। अच्छा, ये टैंडम रिपीटेड सीक्वेंसेस मतलब होता है, टैंडम मतलब होता है बार बार रिपीट करना, जैसे CA बार बार रिपीट करना ना। इसी रिपीटेड सीक्वेंसेस को हम लोग, जो बार बार रिपीट कर रहा है, इसी सीक्वेंसेस को बेटा हम लोग कहते हैं VNTR। अभी आगे बताऊंगा, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। देखो फुल फॉर्म क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल यानी वैरी कर रहा है ना, वैरी मतलब अलग अलग हो रहा है। आप में 4 बार रिपीट किया, मेरे में 3 बार किया, किसी में 2 ही बार रिपीट किया। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, टैंडम मतलब जो एक तरह का ही रिपीट करे, रेगुलर बार बार रिपीट करे। बात समझ में? यही वो पोर्शन है बेटा, यही वो पोर्शन है जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, DNA फिंगरप्रिंटिंग। इसी पोर्शन को हम पता करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे आगे हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यार देखते हैं, द क्रोमोसोम ऑफ एवरी ह्यूमन सेल कंटेन शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, कॉल्ड, उसे हम लोग बेटा मिनी सैटेलाइट या VNTR कहते हैं। हर एक क्रोमोसोम में डीएनए में जो इंट्रॉन वाला पोर्शन होता है उसमें रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं। बात समझ में आई? अभी तक ज्यादातर रिपीटेड सीक्वेंसेस हमें इंट्रॉन में ही मिले हैं। रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं, उन्हीं सीक्वेंसेस को हम लोग मिनी सैटेलाइट या VNTR कहते हैं। ठीक है बेटा, उन्हीं सीक्वेंसेस को हम लोग VNTR या ये कहते हैं। अच्छा, द लोकेशन एंड नंबर ऑफ रिपीट of particular mini satellite are highly variable that no individuals are alike।
यानी यही जो रिपीटेड सीक्वेंसेस है ये सारे इंडिविजुअल में कैसे होती हैं, ये अलग अलग होती हैं, और जिसकी वजह से कोई भी दो इंडिविजुअल जो है वो सेम तरह का नहीं होता। आप देख लीजिए, अगर आपके सगे भाई बहन भी हो तो वो सेम तरह के नहीं होंगे। एक्सेप्शनल है जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है, वो उसका एक एक्सेप्शनल है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। लेकिन जो नॉर्मल केस में आप देखिए, क्या कभी ऐसा होता है कि भाई बहन एकदम, या दो भाई सगे भाई हो और एकदम सिमिलर हो? नहीं है ना। और वो क्यों नहीं होता है? वो इसी की वजह से नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, सैटेलाइट डीएनए क्या होता है जो मुझे बताना था। सैटेलाइट डीएनए देखो दो चीज होती है, एक चीज होती है बेटा रिपीटेटिव डीएनए, एक चीज होती है रिपीटेटिव डीएनए, है ना। रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा डीएनए जिसमें रिपीटेड सीक्वेंसेस पाए जाएं उसे रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। अब रिपीटेटिव डीएनए का एक टाइप होता है जिसे हम लोग सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस। मैंने आपसे क्या बताया, रिपीटेटिव डीएनए क्या है, रिपीटेड वो डीएनए जिनमें रिपीटेड सीक्वेंस पाए जाएंगे उन्हें हम लोग रिपीटेटिव डीएनए कहेंगे। अब सैटेलाइट डीएनए क्या है, वो सैटेलाइट डीएनए मैं कह सकता हूं एक तरह का पार्ट है, एक तरह का टाइप है रिपीटेटिव डीएनए का, जिसमें हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस पाए जाएंगे, उसे हम लोग सैटेलाइट डीएनए कहेंगे। सैटेलाइट डीएनए बेटा यूकैरियोट्स में पाया जाता है, और ये होता क्या है, नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, नॉन कोडिंग होते हैं बेटा, वो कोडिंग नहीं होते हैं। अभी तक हमें कोई भी ऐसा रिपीटेटिव सीक्वेंस नहीं मिला जो कोडिंग हो। तो ये नॉन कोडिंग तो होते हैं जो सीक्वेंसेस होते हैं, लेकिन वो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। जैसे अभी जो बात मैंने यहां बताई, देखिए अब ये जो रीजन है AGCT, ये कांस्टेंट रीजन है, मतलब ये हर एक इंडिविजुअल में क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि मैंने आपसे कह दिया कि 99.9% बेस पेयर कैसा होता है, सब में सेम होता है, सिर्फ 1% का फर्क होता है। यही फर्क होता है ना। तो ये क्या होगा बेटा, ये कांस्टेंट रीजन होगा। और ये रीजन देखो CA, मैंने 4 बार रिपीट दिखाया, ये क्या होता है, ये वेरिएबल रीजन होते हैं, है ना, ये वेरिएबल रीजन होते हैं। इसे हम लोग SSR भी कह सकते हैं, यानी सिंपल सीक्वेंस रिपीट। सिंपल सीक्वेंस रिपीट, यही रिपीट जो होता है ये अलग अलग होता है, और इसी रिपीट के बेसिस पे हम किसी का फिंगरप्रिंट पता करते हैं। बात समझ में? आगे देखते हैं। अब देखो, ये जो SSR जो है, यानी सिंपल सीक्वेंस रिपीट जो है, ये हाईली वेरिएबल होता है बेटा। ये बात मैंने आप लोगों को बता दी, ये बहुत ज्यादा वैरी करता है अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ये जो SSR जो है, सिंपल सीक्वेंस रिपीट जो है, ये वैरी करता है, जिसे हम लोग मैंने आपसे बताया VNTR कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम। इसी को हम लोग वेरिएबल VNTR कहते हैं या मिनी सैटेलाइट कहते हैं, कि वैरी करता है बेटा एक दूसरे से, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। ठीक है, और ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस कहां पाए जाते हैं, आमतौर पर हेटेरोक्रोमेटिन वाले पोर्शन में पाए जाते हैं, जैसे टीलोमियर है, सेंट्रोमियर है ना, वाई क्रोमोसोम, आमतौर पर इस पे ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सैटेलाइट डीएनए मैंने आपको बता दिया, वो हाईली रिपीटेटिव डीएनए जो होता है वो सैटेलाइट डीएनए होता है, नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। सैटेलाइट डीएनए को बेटा हम तीन बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ 3 बेस होता है, जिसके बेसिस पे हम उसे कहते हैं माइक्रो सैटेलाइट, मिनी और मैक्रो सैटेलाइट में डिवाइड कर सकते हैं। बेस क्या है, पहला है ATGC रेशियो, किस तरह का प्यूरिन और पिरिमिडीन, क्योंकि AT क्या हो, प्यूरिन और पिरिमिडीन का कैसा रेशियो है उसके बेसिस पे। दूसरा बेस क्या है, लेंथ ऑफ सीक्वेंस पे, कितनी लंबी लेंथ है ना, जो रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं उनकी लेंथ कितनी है। और थर्ड क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स सीक्वेंस रिपीट, कितनी बार रिपीट कर रहा है। इसे बेटा हम लोग कॉपी नंबर भी कहते हैं, इसे हम लोग कॉपी नंबर भी कहते हैं। यानी सीक्वेंस की साइज कितनी है, यानी जैसे अगर मान लो मैं कहूं CAA, तो ये उसकी साइज हो गई, है ना। जो दूसरा वाला पॉइंट है लेंथ ऑफ सीक्वेंस जो है उसकी लेंथ क्या है, और तीसरा क्या है, कितनी बार वो रिपीट कर रहा है। जैसे यहां पर हमें कितनी बार, 3 बार, 1, 2 और 3 बार रिपीट कर रहा है। तो ये जो तीन फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम सैटेलाइट डीएनए को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो, मिनी और
मैक्रो है। माइक्रो सैटेलाइट क्या होता है, ये बहुत छोटा होता है, सिर्फ 2 से 4 बेस पेयर होते हैं, 2 to 4 बेस पेयर ऑफ सीक्वेंस रिपीट। 2 से बेटा 4, जैसे अगर यहां देखो, यहां से क्या है 3 है, यानी ये ऐसा हो जाएगा CAA, तो इस तरह के अगर सीक्वेंस होंगे तो वो माइक्रो सैटेलाइट होगा। मिनी सैटेलाइट जिसे हम लोग VNTR कहते हैं, यही सबसे ज्यादा पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट यही। उसका साइज क्या होता है, उसका बेटा 20 से 25 बेस पेयर होते हैं। देखो वो इसमें नहीं आएगा, ये तो 3 है ना सिर्फ, ये मिनी सैटेलाइट होता है 20 से 25 बेस पेयर। थर्ड है आपका मैक्रो सैटेलाइट होता है, वो काफी बड़ा होता है, 100 बेस पेयर से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो मिनी सैटेलाइट है, असल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही मिनी सैटेलाइट होती है, ये मिनी सैटेलाइट या जिसे हम लोग VNTR कहते हैं। ये जो VNTR होती है बेटा, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, मैंने अभी फुल फॉर्म लिखवा दिया है आप लोगों को। ये शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स होते हैं डीएनए में, एंड आर स्पेसिफिक इन ईच इंडिविजुअल, यानी हर एक इंडिविजुअल का वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। ईच इंडिविजुअल इनहेरिट दिस रिपीट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो VNTR जो है ना, VNTR या मिनी सैटेलाइट जो है, वो अपने कहां से आता है, ये अपने पेरेंट्स से ये इनहेरिट करता है। इसीलिए बेटा कभी आप देखिए, अगर आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा हो तो आप ये जानते होंगे कि कभी भी जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात की जाती है, मान लो कोई फैमिली डिस्प्यूट है, कोई मर्डर का केस है, कुछ इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, तो क्या किया जाता है, अगर आपको पता करना हो कि किसने मर्डर किया या फैमिली डिस्प्यूट, तो हम पेरेंट्स का क्या करते हैं, हम पेरेंट का सैंपल लेते हैं। सबसे पहले हम पेरेंट्स का सैंपल लेते हैं, क्योंकि जो VNTR जो मिलेगा वो पेरेंट्स से मैच करेगा। बात समझ में आई? देख सकते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो मैंने आपसे क्या बताया कि जो VNTR होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसे ही हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, इसे ही हम लोग पॉलीमॉर्फ, भाई लफ्ज पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, मॉर्फिज्म अलग शेप, है ना। तो क्या होता है, अलग अलग शेप का होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, और यही पॉलीमॉर्फिज्म बेस होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। भाई मैंने आपसे क्या बताया कि एक इंडिविजुअल जो है, ये कोई एक इंडिविजुअल है A और कोई B है, ये दोनों एक दूसरे से अलग है या नहीं है, है। क्यों अलग है, आप कहेंगे सर डीएनए के सीक्वेंस अलग है, यानी डीएनए सीक्वेंस अलग है मतलब पॉलीमॉर्फिज्म है, दोनों में पॉलीमॉर्फिज्म है। तो वो पॉलीमॉर्फिज्म बेटा वो बेस होता है। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये इसे टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा हुआ क्वेश्चन पूछा हुआ। नेक्स्ट मैंने यहां पे डेफिनेशन लिख दिया कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है बेटा, वेरिएशन बिटवीन द जीनोम ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ रिपीटेड सीक्वेंसेस। जो रिपीटेड सीक्वेंसेस के जो डिफरेंस होता है ना, वही पॉलीमॉर्फिज्म होता है। बात समझ में आ गई, वही बेटा पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। अच्छा, अब एप्लीकेशन क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो ये कि भाई कोई भी पैटर्निटी या मैटरनिटी डिस्प्यूट हो जाए, कोई इस तरह का मसला हो जाए, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई बच्चा है, ये चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड है। इस तरह से आप लोगों ने जो डेली सोप्स होते हैं, जो ये सोनी पे और स्टार प्लस पे जो सीरियल आते हैं, उसमें इस तरह के आपने देखा होगा कि ये एक मदर है, इसने भी क्लेम किया कि ये मेरा बच्चा है बायोलॉजिकल, और इसने भी ये क्लेम किया कि ये मेरा बच्चा है ना। अब अगर ये दोनों क्लेम करें कि ये बच्चा उनका है, तो कैसे पता किया जाएगा कि आखिर ये बच्चा कैसा है, किसका। तो आपको पता है कि बेटा मैंने अभी आपको बताया कि VNTR जो होता है वो पेरेंट्स से मैच करता है। तो अब अगर मैं इस बच्चे का VNTR निकाल लूं और इस लेडी से चेक करूं और इससे भी चेक करूं, तो जिससे मैच कर जाएगा वो क्या होगा, बोलिए, जिससे मैच कर जाएगा वो बच्चा उसका होगा। जैसे अगर एग्जांपल मैं दिखा दूं, जैसे मान लो ये फिंगरप्रिंट आया, इसी तरीके का आता है, फिंगरप्रिंट आया, ये डीएनए, ठीक है, ये बच्चे का है। ये मान लो जो A वाली मदर है ना, A उनका है, और ये B वाली का है। अब अगर तुम इसको देखोगे, अगर ये एकदम एक्सरे की, जैसे वो एक्सरे आता है ना,
एक्सरे जब किया जाता है तो वो जो शीट आती है जिसपे हम ये देखते हैं कि बोन की साइज सही है नहीं सही है, कहीं से ब्रेक तो नहीं हो गई है, जिस तरीके से ऐसा लगता है ना कि बोन की जो इमेज है, जो बोन की जो इमेज है वो आपके एक्सरे प्लेट पे आ गई है, यही तो होता है, आप लोगों ने देखा होगा। सेम यही चीज यहां पर भी होती है, इस तरीके से सीक्वेंसेस आते हैं। अब बेटा अगर ये बच्चे का है, ठीक है, ये बच्चे का है, ये बच्चे का डीएनए सीक्वेंस है, ये मदर ए का है और ये मदर बी का है। तुम इसको देख के तुम बता सकते हो कि ये बच्चा किसका है, जाहिर सी बात है तुम देख के कह दोगे कि ये जो बी वाली है ना बच्चा उनका, यही सेम चीज होती है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि अगर पैटर्निटी या मैटरनिटी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। दूसरा, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है बहुत से मर्डर या रेप या इस तरह के जो क्राइम होते हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए होती है, ठीक है। थर्ड, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो हम जो ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर गए हैं उनको भी पता करने के लिए होती है। इट इज यूज्ड टू स्टडी रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल, हिस्टोरिकल माइग्रेशन एंड इन्वेजन। हिस्टोरिकल माइग्रेशन जो होता है इसी की वजह से हम जो एवोल्यूशन जो है उसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम एवोल्यूशन हुआ नहीं हुआ कितना हुआ वो भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज। उस पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती कैसे है ना, आखिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती कैसे है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगी कैसे, जैसे मान लो एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लीजिए एक मर्डर हुआ, है ना, कैसे हो थोड़ा समझो। मान लीजिए एक मर्डर हुआ और एक जो मर्डर हुआ मुझे डेड बॉडी मिली, है ना, डेड बॉडी मिली और डेड बॉडी के आसपास तो मुझे ब्लड मिला, लेकिन थोड़ी दूर पे मान लो मैं कहूं कि 50 मीटर पर भी मुझे ब्लड मिला, है ना। अब मुझे पहले तो ये कंफर्म करना है कि जो मुझे थोड़ी दूर पे जो ब्लड मिला है ना, जो ब्लड मिला है वो जिसका मर्डर हुआ है उसका है या हो सकता है कि जिसने मर्डर किया हो उसका ब्लड हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो मर्डर करेगा तो जिसका मर्डर होना है वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, उससे स्ट्रगल करेगा। हो सकता है सामने वाले को चोट आ गई हो, मतलब जिसने मर्डर किया उसको चोट आ गई हो और उसका भी ब्लड निकला हो। बात समझ में आई? तो पहला मेरे पास सवाल क्या है कि यार ये जो ब्लड मुझे मिला है ये इसी आदमी का है या किसी और का है, ठीक है। तो पहले ये पता करूंगा। अब अगर मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं ये जो ब्लड है ये जो जिसका मर्डर हुआ है उसका नहीं है, अब मैं ये इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिर इस आदमी की दुश्मनी किस किस लोगों से है। तो पता ये चला कि ये मर्डर हुआ है एक आदमी का ए और इनकी दुश्मनी है मान लीजिए बी, सी, डी से। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मतलब ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हो सकता है बी ने मारा, हो सकता है सी ने, हो सकता है डी ने मारा, हो सकता है ना भाई। तो जो ब्लड सैंपल जो मुझे मिला था वो मुझे मान लीजिए सी वाले से मैच कर जाए, सी वाले के ब्लड से अगर वो मैच कर जाए तो क्या होगा, डीएनए फिंगरप्रिंट अगर दोनों का मैच कर जाए तो हम ये पता कर सकते हैं किसने क्राइम किया है। बोलिए, तो इसलिए जो डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो स्पर्म होती है। स्पर्म मिल जाए या ब्लड सेल मिल जाए या कोई टिश्यू मिल जाए ताकि कम से कम हमें डीएनए मिल जाए। मेन मकसद है हमें डीएनए मिल जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है डीएनए अगर नहीं मिलेगा तो फिंगरप्रिंट हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम माइन्यूट अमाउंट ऑफ ब्लड, एक ड्रॉप भी ब्लड मिल जाए, सीमेन एंड अदर सेल ऑफ द बॉडी, सीमेन स्पर्म है ना, ब्लड मिल जाए, स्पर्म मिल जाए या कोई और टिश्यू इस तरह का मिल जाए, उसके बेसिस पे हम डीएनए फिंगरप्रिंट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले बेटा हम डीएनए को सैंपल सेल से निकालेंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि ब्लड हमें मिला है, हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ब्लड लेंगे, जो ब्लड हमें 50 मीटर दूर मिला था उस ब्लड से हम डीएनए निकालेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम उस पर एक एंजाइम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्या करेंगे, उसका ब्रेक डाउन करेंगे। यानी एक सैंपल, एक डीएनए मुझे मिला बेटा, ये बात अभी आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगी कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे ना तो वहां पर इसको डिटेल में बात करेंगे। बस आप ये समझिए ये मुझे डीएनए मिला था, है ना। अब जब ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, ये एंजाइम क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन कर देगा, बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ देगा,
है ना, इसको बहुत से फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर देता है। इसका काम ये होता है कि ये डीएनए को अलग अलग फ्रैगमेंट्स में तोड़ देगा। टूट गया, अलग अलग फ्रैगमेंट्स में टूट गया। अब हम क्या करेंगे, उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए से क्या करेंगे, उसे हम सेपरेट करेंगे। अब आप पूछेंगे सर ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है जिसके जरिए से हम डीएनए को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, है ना। सेपरेशन ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ साइज इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी बेटा आप लोग जब बायोटेक पढ़ेंगे तब वहां पर आप लोग हाँ बायोटेक्नोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पर हम लोग वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। बस मैं अभी फिलहाल यहां लिख दे रहा हूं, टू सेपरेट DNA fragments on the basis of size। ठीक है, डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम साइज के बेसिस पे सेपरेट कर लेंगे। मान लीजिए मैं कहूं ये डीएनए ये जेल है हमारा, है ना, ये जेल है। अब ये डीएनए सेपरेट हो गया, सबसे बड़ा वाला डीएनए, उसके बाद इस तरीके से। तो हम डीएनए को ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमने बेटा उसे सेपरेट कर लिया। बोलिए ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए होगा, और ये क्या होगा, ये लार्जेस्ट फ्रैगमेंट होगा। ये बेटा आपका लार्जेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए होगा। ठीक है, तो आपने डीएनए को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, डीएनए फ्रैगमेंट्स को आपने सेपरेट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये जो जेल होती है ना, ये समझो एकदम ऐसे होता है जैसे वो जैम होता है ना, जेली जैम जो होता है एकदम उसी तरह का होता है ये जो जेल बनता है। क्योंकि ये जो जेल है ये बहुत आसानी से टूट सकता है, फ्रेजाइल होता है, टूट जाएगा। तो हम क्या करें, उसे किसी ऐसे परमानेंट पेपर पे उसे ट्रांसफर कर ले, जो डीएनए है ना उसे किसी ऐसी जगह पे ट्रांसफर कर ले। अब हम उसके लिए क्या करेंगे, ब्लॉटिंग करते हैं, ट्रांसफरिंग द फ्रैगमेंट टू ए, और किस पे, मैंने आपसे क्या कहा कि हम जेल पे जो हमारा डीएनए है उसे सेपरेट कर ले, किस पे, नायलॉन के पेपर पे, नायलॉन मेम्ब्रेन की शीट पे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो जेल है वो फ्रेजाइल होता है, इजिली ब्रेकेबल होता है, खराब हो सकता है। क्योंकि ये जो डीएनए जो मिला है इससे तो भाई हम आगे तक रिसर्च करते रहेंगे। अगर डीएनए हम उसी में रख दें और उसे ट्रांसफर ना करें किसी नायलॉन मेम्ब्रेन की शीट पे, तो होगा क्या कि उस पे तो दो तीन दिन के बाद वो खराब हो जाएगा, तो वो डीएनए अब किसी यूज का ही नहीं रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो जेल है ना, जेल से डीएनए को हम नायलॉन मेम्ब्रेन शीट में ट्रांसफर कर लेंगे, और इसी ट्रांसफर करने को हम लोग क्या कहते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग। इसे ट्रांसफर करने को बेटा साउदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। बात समझ में, इसे साउदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। अच्छा एक चीज यहां तुम लोग को बता दूं, कोई पूछा जाता है, जो डीएनए को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम लोग साउदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, क्योंकि डीएनए ही तो है इसमें। अगर आरएनए हो तो, और अगर प्रोटीन को सेपरेट करें या प्रोटीन को ट्रांसफर करें तो, इसके लिए एक तरीका बता दे रहा हूं, आसान तरीका। स्नो तुम्हें पता है, स्नो है ना, याद करो बेटा, सेंट्रल डोग्मा में सबसे पहले क्या आता है, डीएनए, उसके बाद आरएनए, उसके बाद प्रोटीन आता है। यह आसान तरीका है याद करने के लिए। ठीक है, स्नो में मतलब बेटा साउदर्न ब्लॉटिंग, एस मतलब साउदर्न ब्लॉटिंग, ये हम डीएनए के लिए करते हैं। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन कई बार साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग से पूछा गया है। सिर्फ ये पूछा जाता है कि साउदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होती है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होती है। ब्लॉटिंग आपको समझ में आ गया ना, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वो आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और प्रोटीन भी हो सकता है, फ्रॉम जेल टू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज पेपर, उसे हम लोग ब्लॉटिंग कहेंगे। डीएनए को अगर ट्रांसफर करेंगे तो वो साउदर्न हो जाएगी, आरएनए को करेंगे तो नॉर्दर्न हो जाएगी, वेस्टर्न को करेंगे तो, सॉरी प्रोटीन को करेंगे तो वेस्टर्न हो जाएगी। ठीक है, क्यों ऐसा होता है मैंने आपसे लिख दिया बेटा। क्यों जेल कैसा होता है, फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल मतलब होता है इजी ब्रेक, इजीली ब्रेकेबल होता है। सो इट इज नेसेसरी
It is necessary to remove the DNA from the gel and permanently attach to a solid support, और वो solid support मतलब नाइट्रोसेलुलोज पेपर होता है। हो गया। अच्छा, इससे पहले एक और काम हम ये करते हैं कि जो डीएनए हमारा सेपरेट हुआ है ना जेल पे, वो बेटा असल में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, वो कैसा होता है मैंने आपको बताया, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये वो इस तरीके का होता है। अब हम क्या करेंगे, इस पे अल्कली सॉल्यूशन डालेंगे। अल्कली सॉल्यूशन इसलिए डालते हैं ताकि डीएनए हमारा डीनेचर्ड हो जाए और ये सेपरेट हो जाए, है ना। ये क्यों करते हैं, ये आगे बेटा प्रोब इस्तेमाल करेंगे। हम प्रोब इस्तेमाल करते हैं और वो जो प्रोब होता है ना, वो हमारे पर्टिकुलर डीएनए पे जाके अटैच हो जाता है। इसी वजह से हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय द यूज ऑफ अल्कली सॉल्यूशन। ठीक है, अब वो सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। अब क्या होगा, अब हम प्रोब इस्तेमाल करेंगे। प्रोब क्या होता है, लफ्ज प्रोब का मतलब होता है बेटा पीछा करना, है ना। अब प्रोब जो होगा, प्रोब होता कैसे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोब होता है। सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो एक्टिव जो प्रोब होता है, रेडियो एक्टिव डीएनए होता है, रेडियो एक्टिव होता है इसलिए वो प्रोब होता है। ठीक है, उसमें P32 प्रोब होता है। वो बाइंड टू द रिपीटेड सीक्वेंसेस ऑन द नायलॉन शीट। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि ये आपका, ये बेटा डबल स्टैंडर्ड है डीएनए, हमने क्या किया, अल्कली सॉल्यूशन डाला तो ये अलग हो गया। ठीक है, अब मैं प्रोब डाल दूंगा। प्रोब क्या होगा, वो इससे बाइंड कर जाएगा, मान लो इससे बाइंड कर गया। ठीक है, प्रोब हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, रेडियो एक्टिव होता है ना, रेडियो एक्टिव होता है। देखो अब क्या होगा, द बेस सीक्वेंस ऑफ जो प्रोब होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा हमारे डीएनए रिपीटेड सीक्वेंसेस से। बात समझ में आई, डीएनए रिपीटेड सीक्वेंसेस से क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। बोल बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जाहिर सी बात है वो उससे जाके अटैच हो जाएगा। अब यही जो लेबल डीएनए प्रोब जो है वो वीएनटीआर से अटैच होता है, इसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी ये जो मैंने अभी बनाया है ये दिस इज हाइब्रिडाइजेशन, ये बेटा हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है, जो ये ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होगा, ये देखो, यानी मैंने दिखाया कि यहां पे 3 जगह मैंने डीएनए दिखाया, लेकिन 2 जगह मैं क्या दिखा रहा हूं कि वो प्रोब उससे अटैच हो रहा है। ठीक है, प्रोब उससे अटैच हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पे एक्सरे करेंगे, इस एक्सरे लाइट डालेंगे तो क्या होगा बेटा, जहां जहां प्रोब होगा ना वहां पर इमेज बन जाएगी। देखिए कैसे, देखिए नायलॉन मेम्ब्रेन कंटेनिंग रेडियो एक्टिव प्रोब इज एक्सपोज टू एक्सरे। अब एक्सरे उस पे हम डालेंगे, यानी इस पे अब हम एक्सरे रखेंगे। जब एक्सरे करेंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिव की वजह से क्या होगा, वहां पर इमेज बन जाएगी। सो स्पेसिफिक बैंड्स अपीयर ऑन एक्सरे, है ना। दीज डार्क बैंड आर द एरियाज वेयर रेडियो एक्टिव प्रोब बाइंड टू द VNTR एंड द डार्क बैंड ऑन एक्सरे फिल्म रिप्रेजेंट द डीएनए फिंगरप्रिंट। बोल बेटा, डीएनए फिंगर, यानी जैसे ये किया आपने, अब अगर इसका क्या रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये होगा, जब आप इस पे बेटा एक्सरे डालेंगे तो क्या होगा, यहां पर आपको एक इमेज दिखेगी और यहां पर इमेज दिखेगी। ये जो इमेज आपको जो डार्क बैंड्स जो दिखेंगे ना, असल में वो क्या होंगे, वो डीएनए बैंड्स होंगे, या जिन्हें हम लोग डीएनए फिंगर बैंड्स कहेंगे या फिंगर प्रिंट्स कहेंगे। ठीक है, अच्छा लास्ट में जो लेंथ होगी डार्क बैंड्स की, वो जाहिर सी बात है वो डिफरेंट होगी डिफरेंट इंडिविजुअल में, और इसे ही हम लोग रिस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, RFLP कहते हैं। यानी मान लीजिए मैंने आपको बताया था बेटा कि ये एक इंडिविजुअल है। ठीक है, जब हमने इसका फिंगरप्रिंट किया तो इसके फिंगरप्रिंट में एक जगह हमें यहां इतना बड़ा मिला, यहां इतना बड़ा मिला और यहां इतना बड़ा मिला। ये कब मिला है, जब हमने एक्सरे कर लिया, ऑटो रेडियोग्राफी कर ली। ठीक है, और उसी तरीके से क्या होगा, हम एक तो हमें सैंपल ये मिला और दूसरा सैंपल हम लोग और देख लेंगे। जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि ये बच्चा है, ये एक बच्चा है, उसका हमें डीएनए फिंगरप्रिंट ये मिला है,
और मैंने अभी आपसे बताया कि दो मदर क्लेम कर रही हैं, एक मदर ए है और एक मदर बी है। एक मदर बी है ना। अब आप बेटा क्या करोगे, इसको मैच करोगे। मैच जब आप करोगे तुम खुद ही बता सकते हो कि बताओ ये जो बच्चा है वो ए का बच्चा है या बी का बच्चा है। तुम कहोगे ये बी का बच्चा है। बात समझ में? तो इस तरीके से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पूरी टेक्निक है। आप लोगों ने पूरा नोट्स बना लीजिए बेटा, और इससे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ डालिए, फिर से पढ़िए, आपको और क्लियर होगा। इससे फिर क्वेश्चन लगाइए। अब नेक्स्ट और इसका जो लास्ट वीडियो है बेटा, उसमें हम लोग जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जो सीक्वेंसेस है ना डीएनए के, कि आखिर किस तरीके से डीएनए के सीक्वेंस बनाए गए, उस पे बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।